हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हम अपना 19वां लेसन यूनियनिस्ट पार्टी के बारे में पढ़ेंगे। यूनियनिस्ट पार्टी की स्थापना चौधरी छोटूराम तथा फजल हुसैन द्वारा 1923 में की गई थी। चौधरी छोटूराम का संबंध हरियाणा क्षेत्र से तथा फजल हुसैन पंजाब क्षेत्र से संबंध रखते थे। इस तरह हरियाणा व पंजाब में साझे रूप से इस पार्टी का गठन किया था। इस पार्टी ने अपनी स्थापना काल से लेकर 1947 ईस्वी तक भारत की राजनीति में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। चौधरी छोटूराम का मुख्य उद्देश्य राजनीतिक सत्ता में हिस्सेदारी करके गरीबों व किसानों की जिंदगी में सुधार लाना था। इसे उस समय ग्रामीण क्षेत्र की पार्टी का दर्जा प्राप्त था। कृषि को प्रोत्साहन देना, स्थानीय निकायों को विकसित करना तथा गरीबों व किसानों के लिए कल्याणकारी योजनाएं लागू करना इस पार्टी का मुख्य उद्देश्य था। सांप्रदायिकता के माहौल में इस पार्टी का जन्म हुआ था, लेकिन यह इस माहौल से दूर रही तथा सभी धर्मों को इसने एक समान महत्व दिया। अपनी जनवादी व कल्याणकारी नीतियों के कारण यह पार्टी हरियाणा तथा पंजाब में जल्दी ही लोकप्रिय हो गई। 1923 ईस्वी के विधानसभा जो पंजाब में चुनाव हुए थे, इसे 71 स्थानों में से 38 स्थान मिले थे। इस सफलता में चौधरी छोटूराम का बहुत बड़ा योगदान था, इसीलिए उन्हें सरकार में मंत्री बनाया गया। मंत्री बनने के बाद जो कार्य चौधरी छोटूराम ने गरीबों व किसानों के लिए किए, उनके लिए उन्हें आज भी मसीहा कहकर बुलाया जाता है। 1926 ईस्वी में यूनियनिस्ट पार्टी ने एक बार फिर से अपनी सरकार बनाई। इस शासनकाल में इस पार्टी द्वारा शिक्षा, कृषि व स्वास्थ्य के क्षेत्र में अनेक सार्वजनिक योजनाओं को लागू किया गया। अब यूनियनिस्ट पार्टी की लोकप्रियता बहुत ज़्यादा हो गई थी। इसकी लोकप्रियता का अनुमान इस बात से लगाया जा सकता है कि इस पार्टी के उत्कर्ष काल में महान राष्ट्रीय पार्टी कांग्रेस हरियाणा व पंजाब में हाशिए पर चली गई थी। 1946 ईस्वी के चुनावों तक, यह कहें अपने मुख्य नेताओं की मृत्यु तक, हरियाणा व पंजाब के राजनीतिक परिवेश पर यह पार्टी छाई रही। 1946 ईस्वी के प्रांतीय चुनावों में इसे केवल 20 सीटें मिली, लेकिन इसकी सर्वधर्मीय नीति के कारण अन्य दलों ने इसका समर्थन किया तथा इस बार इसी पार्टी के नेतृत्व में सरकार का गठन किया गया। अब है इसकी बैकग्राउंड, इसकी पृष्ठभूमि क्या थी, कैसे बनी ये पार्टी। 1922 ईस्वी में असहयोग आंदोलन की अचानक समाप्ति ने हरियाणा सहित पूरे देश का माहौल गरमा दिया था। नवयुवकों का अब गांधी जी और कांग्रेस की विचारधारा से विश्वास उठने लगा था। वे क्रांतिकारी विचारधारा के साथ जुड़ने लगे थे। मुसलमानों ने असहयोग आंदोलन के दौरान बढ़ चढ़कर भाग लिया, लेकिन आंदोलन अचानक समाप्त करने से उनको भी निराशा हुई और वे अब अपने अलग मुस्लिम संगठन स्थापित करने लगे, जिसका उद्देश्य मुस्लिम समुदाय को एकजुट करना तथा इस धर्म का विकास करना था। मुस्लिम संगठनों की बढ़ती धार्मिक व राजनीतिक गतिविधियों ने हिंदुओं को चिंतित कर दिया। इन्होंने भी अलग अलग रूपों में हिंदू संगठनों की स्थापना शुरू कर दी। कहने का मतलब यह है कि इस काल में हरियाणा का सदैव शांत रहने वाला समाज सांप्रदायिकता की भट्टी पर जल रहा था। चारों तरफ सांप्रदायिकता को आधार बनाकर गतिविधियों का संचालन हो रहा था। 1923 ईस्वी में अम्बाड़ा के सैयद नौरंग ने जमाते तबलीगी उल इस्लाम नामक संगठन की स्थापना की, जिसका मुख्य उद्देश्य गैर मुसलमानों को इस्लाम धर्म में लाने के लिए तैयार करना था। मुसलमानों को एकजुट तथा संगठित रखने के उद्देश्य से तंजीम नामक संगठन की स्थापना की गई। धीरे धीरे इन मुस्लिम संगठनों तथा संस्थाओं ने हरियाणा के प्रत्येक शहर में अपनी शाखाएं भी बनानी शुरू कर दी। मुस्लिम संगठनों तथा संस्थाओं की प्रतिक्रिया के रूप में हरियाणा में हिंदू संगठनों की भी स्थापना होने लगी।
शुद्धि आंदोलन इसी तरह की प्रतिक्रिया का परिणाम था। इस संगठन ने उन लोगों के लिए शुद्धि आंदोलन चलाया जो पहले किसी कारण से हिंदू धर्म छोड़कर इस्लाम में चले गए थे, उन्हें हिंदू धर्म में वापस लाया जा सके। स्वामी श्रद्धानंद के नेतृत्व में इस संगठन ने हिंदू समुदायों में एकता स्थापित करने के लिए काम किया। 1923 ईस्वी से 1928 ईस्वी तक हिंदुओं तथा मुसलमानों के बीच अनेक जिलों में हिंसक सांप्रदायिक दंगे हुए। इस तरह के माहौल में चौधरी छोटूराम तथा फजल हुसैन ने एक सर्वधर्मीय विचारों वाली पार्टी का गठन किया। सांप्रदायिकता से तंग आ चुके लोगों ने इस पार्टी को हाथों हाथ लिया, यानी कि जल्दी ही यह पार्टी हरियाणा तथा पंजाब दोनों क्षेत्रों में लोकप्रिय हो गई थी। यूनियनिस्ट पार्टी के विरोधी भी इसे गांव की पार्टी कहकर इसका मजाक उड़ाते थे। वास्तव में यह सही है कि यह शायद पूरे भारत की पहली ऐसी पार्टी थी जिसके संस्थापक हिंदू व मुसलमान थे, जिसका आधार ग्रामीण क्षेत्र था, जिसका उद्देश्य गरीब व किसानों की भलाई करना था। सरकारी शोषण, अत्यधिक भू राजस्व, बाढ़, सूखा व अकाल जैसी लगातार चलने वाली परिस्थितियों ने हरियाणा क्षेत्र के गरीब व किसानों की हालत बहुत ही दयनीय बना दी थी। सरकार की ओर से कृत्रिम सिंचाई के साधनों व ऋण व्यवस्था का कोई कार्य नहीं किया गया था। सरकार इसके साथ लगातार किसानों को प्रताड़ित कर रही थी। समय पर भू राजस्व न चुकाने वालों की जमीन जायदाद छीन ली जाती थी। किसानों को बीज व खाद उपलब्ध करवाने की कोई व्यवस्था सरकार ने नहीं की थी। महाजनों तथा साहूकारों के ऋण जाल ने किसानों को ऐसे शोषण के चक्रव्यूह में फंसा दिया था जहां से वह अपनी जान देकर भी नहीं निकल सकता था। इन परिस्थितियों में हरियाणा की भूमि पर चौधरी छोटूराम जैसा मसीहा उभर कर सामने आया, जिसने गरीब व किसानों की दशा को सुधारने के लिए अपना सब कुछ न्योछावर कर दिया। चौधरी छोटूराम व फजल हुसैन ने यूनियनिस्ट पार्टी को आम लोगों के साथ जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इन परिस्थितियों में 1923 ईस्वी में इस पार्टी की स्थापना की गई। इस पार्टी में ज़्यादातर वो लोग थे जो सरकार के सहयोग से अपने उद्देश्यों को पूरा करना चाहते थे। वास्तव में ग्रामीण क्षेत्र में उस समय जितने विकास कार्य इस पार्टी ने किए उतने शायद ही दूसरी किसी पार्टी ने किए हों। यूनियनिस्ट पार्टी का जन्म ऐसे माहौल में हुआ था जब हरियाणा समेत पूरे देश में निराशा तथा सांप्रदायिकता का माहौल था। इसीलिए इस पार्टी ने अपने उद्देश्यों का निर्माण इन परिस्थितियों को ध्यान में रखकर ही किया था। इस पार्टी के मुख्य उद्देश्य इस प्रकार हैं: कृषि को बढ़ावा देना, गांव का विकास करना, पिछड़े व गरीब लोगों का कल्याण करना, सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार करना, धर्म या जाति के आधार पर किसी से कोई भेदभाव न करना, प्रशासन के अनावश्यक खर्चे को कम करना, लोक हितों के लिए कार्य करना, स्वदेशी को बढ़ावा देना, शिक्षा का प्रचार करना, बेरोजगारी को कम करना, कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन देना, पंचायतों का महत्व बढ़ाना। इन सभी उद्देश्यों के माध्यम से यूनियनिस्ट पार्टी ने अपने आप को सभी जातियों, धर्मों व वर्गों से जोड़ने का काम किया। इन उद्देश्यों का काफ़ी हद तक क्रियान्वयन करने के कारण यह पार्टी हरियाणा व पंजाब में काफ़ी लोकप्रिय हुई। जब तक इस पार्टी के संस्थापक सदस्य जीवित रहे, यह पार्टी इस पूरे क्षेत्र पर छाई रही। यूनियनिस्ट पार्टी का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण व पिछड़े वर्गों का विकास करना था। उस समय तक कांग्रेस व कोई अन्य राजनीतिक पार्टी गांव तक नहीं पहुंच पाई थी। इस बात का लाभ यूनियनिस्ट पार्टी को मिला। इस पार्टी के नेताओं ने गरीब किसानों और देहाती लोगों के विकास के लिए किसान हितैषी कार्यक्रम का आयोजन किया। उस समय गांव के लोगों की संख्या शहरों से अधिक थी। इसीलिए यूनियनिस्ट पार्टी का सामाजिक आधार बढ़ा और इस पार्टी को आने वाले समय में राजनीतिक क्षेत्र में बहुत अच्छी सफलताएं मिली। हरियाणा व पंजाब में इस पार्टी के विकास के अलग अलग पहलुओं को हम इस प्रकार से समझ सकते हैं।
पहला है चौधरी छोटू राम तथा यूनियनिस्ट पार्टी। चौधरी छोटू राम का जन्म जाट परिवार के रोहतक के गढ़ी सांपला नामक गांव में हुआ था। इनके परिवार की आर्थिक स्थिति काफ़ी कमज़ोर थी। अनेक कठिनाइयों के बाद इन्होंने वकालत की परीक्षा पास की। इनकी राजनीति में विशेष रुचि थी। अपनी कड़ी मेहनत और लगन से ये एक क्षेत्रीय नेता से पंजाब के प्रसिद्ध नेता बन गए। शुरुआत में इन्होंने कांग्रेस की सदस्यता ली, लेकिन 1922 ईस्वी में वैचारिक मतभेद के कारण इन्होंने कांग्रेस की सदस्यता से त्यागपत्र दे दिया। 1923 ईस्वी में इन्होंने पंजाब के नेता फजल हुसैन के साथ मिलकर यूनियनिस्ट पार्टी की स्थापना की। ये आर्य समाज की विचारधारा के कट्टर समर्थक थे। इन्होंने हिंदू तथा मुसलमानों के आपसी मतभेदों को समाप्त करने के लिए जीवन भर सराहनीय प्रयास किए। हरियाणा में यूनियनिस्ट पार्टी को लोकप्रिय बनाने में इनकी बहुत ही अच्छी भूमिका थी। इनके महत्व का अनुमान इस बात से लगाया जा सकता है कि जब तक ये जीवित रहे तब तक यूनियनिस्ट पार्टी लगातार सत्ता में बनी रही। दूसरा है 1923 ईस्वी के चुनाव। इस पार्टी ने अपने लोकप्रिय व जन कल्याणकारी कार्यक्रमों की वजह से जल्दी ही जनता में अपनी पैठ बना ली थी। ग्रामीण स्तर की पार्टी होने के कारण गरीब तथा किसान समुदाय बहुत जल्द इसके साथ जुड़ गया। इसके अलावा इस पार्टी के साप्ताहिक पत्र जाट गजट ने भी इसको लोकप्रिय बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। हिंदू मुस्लिम एकता का सिद्धांत भी इसकी सफलता का एक दूसरा कारण था। इसके अलावा चौधरी छोटू राम व फजल हुसैन जैसे शक्तिशाली व प्रभावशाली नेतृत्व ने भी इसके विकास में मूल्यवान योगदान दिया। 1923 ईस्वी में स्थापित होने वाली इस पार्टी ने इसी वर्ष होने वाले पंजाब विधान परिषद के चुनाव में आश्चर्यचकित कर देने वाली सफलता प्राप्त की। उसने इन चुनावों में 71 स्थानों में से 38 स्थानों पर विजय प्राप्त की। इन चुनावों में हरियाणा की कुल 9 सीटों में से 7 सीटों पर इस पार्टी के उम्मीदवारों ने जीत प्राप्त की। इन चुनावों में सांप्रदायिक राजनीति करने वाले दलों मुस्लिम लीग व हिंदू महासभा को एक भी सीट प्राप्त नहीं हुई। इन चुनावों के परिणामों के आधार पर जिस मंत्रिमंडल का गठन किया गया उसमें पंजाब के फजल हुसैन, हरकिशन लाल तथा चौधरी छोटू राम को मंत्री का दर्जा दिया गया। फजल हुसैन को शिक्षा व स्थानीय स्वशासन विभाग तथा हरकिशन लाल को वित्त विभाग, लेकिन उनके इस्तीफे के कारण यह विभाग बाद में राय बहादुर लाल चंद को दिया गया। पंजाब के उपराज्यपाल ने चौधरी छोटू राम को कृषि विभाग का मंत्री बनाया। उनके मंत्री बनने के बाद हरियाणा की राजनीति में एक नया मोड़ आया। कांग्रेस की तुलना में हरियाणा में यूनियनिस्ट पार्टी की स्थिति ज़्यादा मजबूत थी। उस समय कांग्रेस पार्टी को अमीरों की पार्टी समझा जाता था, जबकि यूनियनिस्ट पार्टी का आधार ग्रामीण समुदाय था। तीसरा है सुनहरा कानून। चौधरी छोटू राम किसान परिवार से संबंध रखते थे, इसीलिए किसानों की समस्या से भली भांति परिचित थे। कड़ी मेहनत करने के बाद भी किसानों को साहूकारों से ऋण लेना पड़ता था। साहूकार जीवन भर किसानों का शोषण करते रहते थे। चौधरी छोटू राम ने इस बारे में अनेक लेख लिखे। जाट गजट तथा दूसरे अखबारों जैसे बेचारा किसान, ठगी के बाजार की सैर और नौजवानों के लिए जिंदगी के नुस्खे आदि में उन्होंने प्रभावशाली लेख लिखे हैं। उन्होंने किसान वर्ग को उनके अधिकार दिलाने के लिए अनेक प्रयत्न किए। किसानों के बच्चों को सरकारी नौकरी में हिस्सा देने का समर्थन किया। किसानों को महाजनों के चुंगल से छुड़ाने के लिए कानून पास करवाए। इन्हें सुनहरा कानून कहा जाता था। इन कानूनों के तहत साहूकार किसान की ज़मीन नहीं छीन सकते थे। इसीलिए चौधरी छोटू राम किसानों के जीवन के लिए एक मसीहा साबित हुए। अगला है 1926 ईस्वी के चुनाव। 1926 ईस्वी में पंजाब में एक बार फिर से विधान परिषद के चुनाव हुए। इन चुनावों में चौधरी छोटू राम तथा फजल हुसैन ने हरियाणा में ज़बरदस्त प्रचार किया। उन्होंने चुनाव प्रचार के दौरान कांग्रेस पार्टी के लिए बनियों का जमघट शब्द का प्रयोग किया। स्वराज दल
इस समय हरियाणा में पतन की ओर जा रहा था। उनकी आपसी फूट उनके पतन का कारण बनी। मुस्लिम लीग तथा हिंदू महासभा भी यहाँ के लोगों को खास प्रभावित नहीं कर सकी। मदन मोहन मालवीय, लाला लाजपत राय तथा पंडित नेकीराम शर्मा के नेतृत्व में स्वतंत्र कांग्रेस पार्टी का गठन किया गया। कहने का आशय है कि यूनियनिस्ट पार्टी का विरोधी खेमा इन चुनाव में पूरी तरह से बिखरा हुआ था, जिसका खामियाजा उन्हें 1926 ईस्वी के चुनाव में भुगतना पड़ा। इन चुनावों में यूनियनिस्ट पार्टी को 71 सीटों में से 31 सीटें मिली। हरियाणा की कुल 9 सीटों में से 4 पर यूनियनिस्ट पार्टी को सफलता मिली। इन चुनावों के बाद बनने वाले मंत्रिमंडल में यूनियनिस्ट पार्टी के प्रसिद्ध नेता चौधरी छोटू राम को स्थान नहीं दिया गया। इसका हरियाणा में यूनियनिस्ट पार्टी पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा। अपने शासनकाल में यूनियनिस्ट पार्टी ने शिक्षा तथा स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुत ही अच्छे काम किए। भू राजस्व को कम करने के लिए भी सरकार को मजबूर किया गया। इस शासनकाल की सबसे महत्वपूर्ण सफलता 1929 ईस्वी में छोटे किसानों का भू राजस्व माफ करना था। सरकारी नौकरियों में ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को भी प्राथमिकता देने की कोशिश की। अगला है 1930 के चुनाव। पंजाब विधान परिषद के लिए 1930 ईस्वी में एक बार फिर से चुनाव हुए। इन चुनावों में भी यूनियनिस्ट पार्टी ने 37 सीटें जीतकर अपना प्रभुत्व कायम रखा। इस बार उसे पिछली बार से 6 अधिक सीटें प्राप्त हुई। यूनियनिस्ट पार्टी के बाद नई स्थापित नेशनलिस्ट प्रोग्रेसिव पार्टी की सफलता भी उल्लेखनीय रही। इसका नेतृत्व राजा नरेंद्र नाथ ने किया था। इस पार्टी ने कुल 20 स्थानों पर विजय प्राप्त की। पंजाब के उपराज्यपाल ने फिरोज खां नूनन एवं सिकंदर हयात खां को मंत्री बनाया। चौधरी छोटू राम को इस बार भी मंत्री नहीं बनाया गया। इस समय आने वाले वैश्विक आर्थिक संकट ने हरियाणा पर भी अपना प्रभाव डाला। किसानों की हालत इस काल में बहुत ही दयनीय हो गई। चौधरी छोटू राम ने किसानों की हालत सुधारने के लिए सरकार पर भारी दबाव बनाया। उनकी कोशिशों से 1930 ईस्वी से 1933 ईस्वी के बीच किसानों को भू राजस्व व सिंचाई जैसे करों से मुक्त कर दिया गया। उस समय यह राहत किसी वरदान से कम नहीं थी। अगला है प्रांतीय स्वायत्तता तथा यूनियनिस्ट पार्टी। भारत के अलग अलग प्रदेशों में 1935 ईस्वी के भारत सरकार अधिनियम के तहत प्रांतीय स्वायत्तता का गठन हुआ। यह व्यवस्था लागू करने के लिए पंजाब में 1937 ईस्वी में चुनाव हुए। पंजाब की राजनीति पर धर्म, क्षेत्रवाद और जाति का विशेष प्रभाव था। इस कारण यूनियनिस्ट पार्टी के नेताओं ने सभी समुदायों के प्रभावशाली लोगों को एक मंच पर इकट्ठा किया। नेशनल प्रोग्रेसिव पार्टी तथा खालसा नेशनल पार्टी ने भी यूनियनिस्ट पार्टी का समर्थन किया। पार्टी का प्रचार करने के लिए हयात खां तथा चौधरी छोटू राम ने एक साथ मिलकर गांव का दौरा किया। उन्होंने पार्टी की नीतियों और कार्यक्रमों से आम जनता को परिचित करवाया। इन कार्यों के फलस्वरूप यूनियनिस्ट पार्टी की 1937 ईस्वी के चुनाव में जबरदस्त जीत हुई। हरियाणा के देहाती क्षेत्र से इस पार्टी को 93,900 मत प्राप्त हुए। इन चुनावों में यूनियनिस्ट पार्टी को स्पष्ट बहुमत मिला। पंजाब के उपराज्यपाल ने यूनियनिस्ट पार्टी के नेता सिकंदर हयात खां को पंजाब के मुख्यमंत्री पद के लिए बुलाया। हरियाणा क्षेत्र से चौधरी टीकाराम को सचिव पद तथा चौधरी छोटू राम को मंत्री पद दिए गए। खालसा नेशनल पार्टी के नेता सुंदर सिंह मजीठिया तथा प्रोग्रेसिव पार्टी के नेता मनोहर लाल को भी मंत्री बनाया गया। अगला है कांग्रेस यूनियनिस्ट विरोध। यूनियनिस्ट पार्टी ने हरियाणा के ग्रामीण लोगों के जीवन स्तर में परिवर्तन लाने के लिए अनेक सुधारात्मक कार्य किए। इन कारणों से यह पार्टी लगातार लोकप्रिय होती जा रही थी। सर छोटू राम के पुनः मंत्री बनने से पार्टी की स्थिति हरियाणा में भी काफ़ी मजबूत हो गई थी। हरियाणा के कुछ क्षेत्रों में कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवारों को भी जीत हुई। इन कांग्रेसी नेताओं ने यूनियनिस्ट पार्टी के विरोध में जबरदस्त प्रचार किया। अब कांग्रेसी नेताओं ने ग्रामीण क्षेत्रों का दौरा कर पार्टी का प्रचार किया।
पंजाब विधानसभा में कांग्रेस टिकट पर 11 हिंदू, 5 सिख और 2 मुसलमानों की जीत हुई। इनमें से 3 विधायक पंडित श्री राम शर्मा, लाला देशबंधु और लाला दूनीचंद का चुनाव हरियाणा क्षेत्र से हुआ। इसके बाद हुए उपचुनावों में सिरसा फतेहाबाद हलके से कांग्रेस के उम्मीदवार चौधरी राम साहब विजयी हुए। इससे हरियाणा में कांग्रेस के प्रभाव बढ़ने लगा, लेकिन देहाती क्षेत्र में अब भी यूनियनिस्ट पार्टी का एक छत्र राज था। कांग्रेस कार्यकर्ता ने पार्टी के प्रचार के लिए हरियाणा के अलग अलग क्षेत्रों में सार्वजनिक सभाएं की। रोहतक जिले के मदीना गांव में एक विशाल सभा का आयोजन किया गया। इस सभा में कांग्रेस के प्रसिद्ध राष्ट्रीय नेताओं ने भाग लिया। अब कांग्रेस द्वारा हरियाणा के ग्रामीण व देहाती इलाकों में भी प्रचार सभाएं की गई। उत्तर प्रदेश के जाट नेता चौधरी चरण सिंह ने गंगना गांव व पार्टी का प्रचार किया। कांग्रेस पार्टी का सामाजिक आधार बढ़ाने के लिए नेताओं ने हरियाणा के प्रांत में प्रचार का कार्य जारी रखा। हरियाणा में कांग्रेस पार्टी को सफल बनाने के लिए अनेक प्रकार के प्रचार माध्यमों का प्रयोग किया गया। यूनियनिस्ट पार्टी के नेताओं ने भी पार्टी को मजबूत बनाने के लिए सभाएं की। यूनियनिस्ट पार्टी के नेता सर छोटू राम और सिकंदर हयात खान ने पार्टी को मजबूत बनाने के लिए हरियाणा के अलग अलग क्षेत्रों जैसे रेवाड़ी, रोहतक, हिसार व पानीपत में जनसभाएं की। मुस्लिम लीग ने भी हरियाणा तथा पंजाब के क्षेत्रों में अपनी पार्टी का प्रचार शुरू कर दिया। मुस्लिम लीग के नेता अली जिन्ना ने पूरे पंजाब का दौरा किया। पार्टी को मजबूत बनाने के लिए उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा मुसलमानों को अपनी पार्टी में शामिल किया। 1937 ईस्वी में अली जिन्ना ने सिकंदर हयात के साथ एक समझौता भी किया, जिसे जिन्ना सिकंदर समझौते के नाम से जाना जाता है। इसका परिणाम यह हुआ कि यूनियनिस्ट पार्टी के कई बड़े नेता मुस्लिम लीग में शामिल हो गए। सर छोटूराम तथा गोपीचंद नारंग ने इस समझौते का विरोध किया तथा इसके विरोध स्वरूप हिंदू नेता गोपीचंद नारंग ने अपना इस्तीफा दे दिया। कहने का मतलब यह है कि यूनियनिस्ट पार्टी की अब लोकप्रियता घटने लगी थी। यूनियनिस्ट पार्टी तथा द्वितीय विश्व युद्ध। द्वितीय विश्व युद्ध में कांग्रेस को विश्वास में लिए बगैर ही भारत को युद्ध में शामिल कर दिया गया। इसके विरोध में कांग्रेसी पार्टी की प्रांतीय सरकारों ने मंत्रिमंडल से त्यागपत्र दे दिए। वे चाहते थे कि अंग्रेजी सरकार उनकी मांगों को स्वीकार करने के लिए मजबूर हो, लेकिन इसके विपरीत यूनियनिस्ट पार्टी ने बिना किसी शर्त अंग्रेजों की सहायता की। उन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जन व धन से सरकार को सहयोग करने की घोषणा की। पंजाब की विधानसभा में यूनियनिस्ट मंत्री सिकंदर हयात खान ने प्रस्ताव पास करवाया कि पूरा पंजाब प्रांत इस महायुद्ध में अंग्रेजों की सहायता करेगा। इसी दौरान महात्मा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी ने भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की, लेकिन उस समय हरियाणा के समस्त ग्रामीण व देहाती वर्ग के लोगों पर यूनियनिस्ट पार्टी का काफ़ी प्रभाव था। इस कारण किसानों ने बहुत कम संख्या में इस आंदोलन में भाग लिया। अगला है 1945 ईस्वी के बाद यूनियनिस्ट पार्टी। 1945 ईस्वी की शुरुआत में हरियाणा से यूनियनिस्ट पार्टी के प्रमुख नेता चौधरी छोटू राम का निधन हो गया। उसकी मृत्यु के साथ ही यूनियनिस्ट पार्टी हरियाणा से अपना प्रभाव खोने लगी। इस अवसर का सबसे ज़्यादा फायदा मुस्लिम लीग ने उठाया। उसने यूनियनिस्ट पार्टी के मुस्लिम जन आधार को अपनी ओर खींचना शुरू कर दिया। इस तरह की परिस्थितियों में 1946 ईस्वी में पंजाब में विधानसभा के चुनाव हुए। इन चुनावों में मुस्लिम लीग सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। परिणाम स्वरूप मुस्लिम लीग सरकार नहीं बना सकी। इन चुनावों में यूनियनिस्ट पार्टी की बुरी हार हुई और वह केवल 20 सीटों तक ही सिमट कर रह गई, परंतु मुस्लिम लीग को भी स्पष्ट बहुमत नहीं मिला। उसकी सांप्रदायिक नीतियों के कारण अन्य किसी ने उसे समर्थन भी नहीं दिया, जिसके कारण मुस्लिम लीग सरकार नहीं बना सकी। कई पार्टियों के सहयोग से यूनियनिस्ट पार्टी के नेता सर ख्रिज हयात खान के नेतृत्व में ही सरकार का गठन किया गया। मुस्लिम लीग के हिंसक विरोध के कारण सर ख्रिज हयात खान ने
1947 ईस्वी में अपने पद से त्यागपत्र दे दिया। इसी तरह चौधरी छोटू राम की कमी के कारण यह पार्टी पतन की ओर जाने लगी। हालांकि स्वतंत्रता के बाद पार्टी को दोबारा खड़ा करने का एक बार और कोशिश की गई, लेकिन हरियाणा क्षेत्र में इसे बिल्कुल भी सफलता नहीं मिली। यूनियनिस्ट पार्टी की सफलताएं। यूनियनिस्ट पार्टी ने एक लंबे समय तक पंजाब व हरियाणा के शासन में भागीदारी की। उसकी यह भागीदारी उसके स्थापना वर्ष 1923 ईस्वी से ही शुरू हो जाती है। यूनियनिस्ट पार्टी ने 1946 ईस्वी तक शासकीय हिस्सेदारी की तथा इस दौरान उसे काफ़ी लोकप्रियता भी मिली। विशेषकर ग्रामीण तथा देहाती क्षेत्रों में यह पार्टी बहुत ज़्यादा लोकप्रिय थी। चौधरी छोटू राम तथा पंजाब के नेता फजल हुसैन व सिकंदर हयात खां के नेतृत्व में इस पार्टी ने काफ़ी सफलताएं प्राप्त की, जिसे हम इस प्रकार से देख सकते हैं। यूनियनिस्ट पार्टी के नेताओं ने सबसे ज़्यादा ध्यान कृषि क्षेत्र की ओर दिया। किसानों को सस्ते में ऋण उपलब्ध करवाए तथा भू राजस्व व सिंचाई करों में कमी की। दूसरा, किसानों को साहूकार तथा महाजनों के चक्रजाल से बचाने के लिए सख्त नियम बनाए। तीसरा, किसानों की जमीन को कर्जवान होने की स्थिति में भी बेचा नहीं जा सकता था। यह सरकार का ऐतिहासिक कार्य था। 1939 ईस्वी के मंडी एक्ट के तहत किसानों को उनके उत्पादन की पूरी कीमत दिलवाने की व्यवस्था की गई। किसानों की भलाई की सुरक्षा के लिए कमीशन एजेंटों को नियुक्त किया गया। गांव के विकास पर इस पार्टी ने विशेष ध्यान दिया। गांव की गलियां पक्की की गई, स्वच्छ जल की उपलब्धता की गई, गंदे पानी की निकासी के लिए नालियों का निर्माण किया गया तथा स्वास्थ्य सुविधाओं का विकास किया गया। शिक्षा के क्षेत्र में भी इस पार्टी ने महत्वपूर्ण सफलताएं प्राप्त की। इस पार्टी ने प्राइमरी शिक्षा 6 से लेकर 12 वर्ष को अनिवार्य करने का महत्वपूर्ण कदम उठाया। बच्चों को मुफ्त शिक्षा की सुविधा उपलब्ध करवाई गई। लड़कियों की शिक्षा के लिए भी विशेष व्यवस्था की गई। अध्यापक प्रशिक्षण पर भी बल दिया गया। बेरोजगारी व गरीबी को दूर करने के लिए देहाती तथा ग्रामीण इलाकों में हथकरघा उद्योगों को बढ़ावा दिया गया। इसके साथ घरेलू उद्योगों का भी विकास किया गया। ग्रामीण तथा देहाती क्षेत्र में विशेष सफलताओं व लोकप्रियता के कारण इसे देहाती पार्टी की संज्ञा दी गई है। उस समय में इस तरह की सफलता प्राप्त करने वाली अकेली राजनीतिक पार्टी थी। हरियाणा व पंजाब में इस पार्टी की सफलताओं को भुलाया नहीं जा सकता। हरियाणा के नेता चौधरी छोटू राम ने यूनियनिस्ट पार्टी को सफल बनाने के लिए महत्वपूर्ण कोशिशें की। किसान वर्ग को महाजन के चुंगल से बचाने के लिए कुछ नए कानून बनाए गए, जिन्हें सुनहरा कानून की संज्ञा दी गई। गरीब लोगों के बच्चों के लिए शिक्षा का प्रबंध किया गया। इस प्रकार चौधरी छोटू राम ने ग्रामीण वर्ग के लिए एक मसीहा की भूमिका निभाई। लेकिन 1945 ईस्वी में चौधरी छोटू राम की मृत्यु हो गई और उनकी मृत्यु के बाद यूनियनिस्ट पार्टी पतन की ओर चली गई। मुस्लिम लीग की सांप्रदायिक नीतियों का इस पार्टी पर बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ा और जल्दी ही इसका पतन हो गया। वास्तव में चौधरी छोटू राम ऐसे युग पुरुष थे जिन्होंने अपने समय में कृषि क्रांति का सूत्रपात किया। तो बच्चों, ये थी हमारी यूनियनिस्ट पार्टी।